गुरुकुल टॉपर्स चॉइस में आपका स्वागत है। 11वीं क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। आपने जर्नल एंट्री किया, बुक जिसको बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री कहते हैं। आपने लेजर बनाया, लेकिन आप जर्नल सही बनाए या लेजर सही बनाए, इसकी कोई जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया जो खाता बही के गणितीय शुद्धता की जांच करता है। ट्रायल बैलेंस में भी बहुत सारे ऐसे एरर हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, वो पकड़ में नहीं आते ट्रायल बैलेंस के, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। तो ये सब जो गलतियां रह जाती हैं बुक्स अकाउंट में, इसकी भी कोई जानकारी हमको नहीं हो पाती है ट्रायल बैलेंस मिलने के बाद भी। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम लोग और दोनों डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि गणितीय रूप से हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट सही है। अकाउंट्स हम बनाते क्यों हैं? अकाउंट्स हमारा विटनेस होता है, जो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए वो विटनेस का काम करता है। और उसी के आधार पर हम लोग व्यापार के वार्षिक जो हमारा फलाफल हुआ या जो हमारा रिजल्ट हुआ, नेट रिजल्ट, आखिर बिजनेस करते क्यों हैं भैया? बिजनेस करते हैं जीवन यापन के लिए, लाभ के अर्जन के लिए। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से होगी? तो इसके लिए हम लोग वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस की सहायता से फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसको फिनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? व्यापार के वार्षिक परिणाम की जानकारी के लिए और व्यापार के आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण पत्र तैयार करते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तीनों इसको कहते हैं हम लोग व्यापारिक खाता, दूसरा कहलाता है लाभ हानि खाता, और तीसरा होता है हमारा आर्थिक चिट्ठा। बैलेंस शीट की हिंदी है आर्थिक चिट्ठा। इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है। हम लोग अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है भैया? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। आमदनी ज्यादा हुई, खर्चा कम हुआ तो लाभ हुआ। यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस नहीं। सेलिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा कॉस्ट प्राइस के, तभी ना लाभ होगी। तो लेकिन यहाँ हम लोग बोलते हैं कि व्यापार का आमदनी ज़्यादा, खर्चा कम, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाया, जिसको हिंदी में सकल लाभ कहते हैं। सकल लाभ या हानि। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है हमको नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस, शुद्ध लाभ हानि की जानकारी होती है। और आर्थिक चिट्ठा हमको आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है, स्थिति की जानकारी देता है। इस दोनों को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण। और ये कहलाता है, बैलेंस शीट कहलाता है पोजीशन स्टेटमेंट, स्थिति विवरण। अब भैया फाइनल अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या हुआ? तो फाइनल अकाउंट बनाने का उद्देश्य होता है कि लेखांकन ईयर जो हमारा, जो अकाउंटिंग ईयर हम माने हैं, जो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर व्यापार का परफॉर्मेंस कैसा रहा, प्रगति हो रही है। यदि कई वर्षों का बिजनेस है तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लाभ बढ़ा, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिक्री बढ़ी, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष खर्चा बढ़ा या खर्चा कम हुआ, इन सब बातों की जानकारी हमको के जानकारी के लिए, और व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा जो व्यापार से संबंधित जो पक्ष होते हैं, जैसे आपका क्रेडिटर हुआ, डेटर हुआ, सप्लायर हुआ, कस्टमर्स हुए,
इन सब को भी व्यापार की जानकारी यदि वो चाहें तो इस फाइनल अकाउंट के माध्यम से उनको हो पाती है। उसके बाद प्रबंध को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं चाहिए जिसकी जानकारी हमको फाइनल अकाउंट नट सेल में एक एक सरसरी रूप से हमको दे देता है। इसके अलावा संस्थान के कर का दायित्व का भी निर्धारण, जो आपको टैक्स यदि देना है बिजनेस के इनकम पे, तो उसके लिए आधार का काम करेगा। हमारा जो फाइनल अकाउंट में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम बनाए हैं, ये पता चलेगा। फिर हमारी संपत्तियां कितनी हैं, किन तरीके की संपत्तियां हैं, दायित्व कितने हैं, कौन कौन से दायित्व हैं, कितना अस्थाई दायित्व है, कितना चालू दायित्व है, उसी तरह से अस्थाई संपत्तियों में कितना विनियोजन है, चालू संपत्तियों में कितना विनियोजन है, इसकी जानकारी हमको कौन देता है, बैलेंस शीट देता है। इसके अलावा हम इस फाइनल अकाउंट के आधार पर भविष्य के लिए वो आधार का काम तैयार करता है कि भविष्य में यदि मान लीजिए हमको व्यापार का विस्तार करना है तो हमारी स्थिति अभी कैसी है, कौन कौन सी कमी हमारे पास है, उन सबको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और उसी के आधार पर हम लोग भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार की दायित्व और संपत्तियों की जो सूचना है उसके आधार पर हम लोग कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके जानने के पहले आप शुरू में भी पढ़े थे, जब हम इंट्रोडक्शन में ही हम किए थे कि इसके फिनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट्स के यूजर्स कौन कौन है। उसी तरह से यहाँ पर फिनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन है, उपयोगकर्ता। तो सबसे पहला कौन रे भाई, व्यापार का मालिक जो इतना जोखिम उठाया है ना, इतना जोखिम उठाया और इतना मेहनत करता है। सबसे पहला वो होता है, यदि मालिक से अलग प्रबंधक है, प्रबंधन, वो उसी का प्रबंधन। उसके बाद बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो हमको फिनेंशियल फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, वो इसी को आधार मानेगा। किसको, फाइनल अकाउंट के बुक्स ऑफ अकाउंट को। उसी के आधार पर आपको ऋण देगा, आपकी स्थिति कैसी है उसको भी उसकी जानकारी होगी। इसके अलावा सरकार भी टैक्स अथॉरिटी होगा, सरकार है ना, नियामक संस्थाएं, ये थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हुआ। क्योंकि कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है तो पब्लिश्ड अकाउंट होता है, आपको संचार माध्यम से शेयर होल्डर सबको सूचना देनी पड़ती है। उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट होता है वो पब्लिक डोमेन में आता है। उसके अलावा कर्मचारी, उसके बाद लेनदार, उसके बाद है ना शोधकर्ताओं के लिए, ये भी इसके यूजर्स होता है। तो ये संक्षिप्त में आपको फाइनल अकाउंट के संबंध में हमने आपको कुछ जानकारी दी। जैसे जैसे हम इसका प्रैक्टिकल बनाएंगे और परत दर परत खुलता चलेगा, तो आइए हम लोग इसके प्रैक्टिकल सम की तरफ बढ़े। आपको बताया भी कि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोगों को लाभ या हानि की जानकारी मिलती है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्रय और क्रय से संबंधित जितने प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनका लेखा जोखा करते हैं, और विक्रय से प्राप्त जो हमको आमदनी होती है, मतलब बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इससे निकलते हैं, मतलब व्यापार का विशुद्ध जो काम है उससे जो आमदनी होती है उसी को यहाँ शामिल किया जाता है, और उससे संबंधित जो खर्चे होते हैं इसी को यहाँ शामिल करते हैं। तो आइए हम कुछ प्रश्न की तरफ बढ़ें, प्रैक्टिकल, तभी स्पष्ट हो पाएगा। आइए देखिए, देखा जाए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पे सकल लाभ की गणना कीजिए। क्रय दिया हुआ है, विक्रय दिया हुआ है, विक्रय वापसी दी हुई है, मजदूरी दी हुई है, भाड़ा दिया हुआ है और
प्रारंभिक स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब ये बिजनेस पहले से चल रहा है। जो अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक, और इस साल के अंत में जो बचा रह जाएगा उसी को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग लिखेंगे। लेजर फॉर्मेट में बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट को, अकाउंट लिखा हुआ है मतलब लेजर फॉर्मेट में बनाएंगे। तो हेडिंग दे दीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, संस्था का नाम, कब बना रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं, फॉर द ईयर इंडेड नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे। जो लेजर का फॉर्मेट है विदाउट डेट का, लेजर का नहीं, क्योंकि एक सर्टेन डेट को बनाते हैं इसलिए यहाँ डेट का कॉलम रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट, क्या फाइनल एंट्री ही नहीं, फाइनल अकाउंट है ये। आइए, लेजर का फॉर्मेट में केवल पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ आएगा। बाईं तरफ डेबिट लिखेंगे, दाईं तरफ क्रेडिट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहला आइटम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, खर्चा जितना है व्यापार के प्रत्यक्ष गतिविधियों से संबंधित जो खर्च है, तो सबसे पहला लिखेंगे हम लोग यहाँ, जो पहला आइटम आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का, यहाँ लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में देख लीजिएगा है कि नहीं दिया हुआ, होगा तो उसको खोज के सबसे पहले ऊपर में लिख दीजिएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा दिया हुआ है 25,000 रुपया, डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। अब आइए ऊपर से आइए, परचेजेस दिया हुआ है। नेक्स्ट आइटम परचेजेज लिखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रय का खर्चा है ये, तो डेबिट होगा, परचेजेज है। और देख लीजिएगा परचेज रिटर्न दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ नहीं दिया हुआ है प्रश्न में, तो सीधा सीधा यहाँ 3 लाख लिख दीजिएगा। उसके बाद आइए, सेल्स दिया हुआ है, तो आमदनी है, क्रेडिट में होगा बाई सेल्स। ये आपके दिए हुए हैं 5 लाख। इसको इन साइड इनर कॉलम में लिखिएगा, क्योंकि रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ नेट सेल्स लिखेंगे हम लोग, लेस सेल्स रिटर्न्स दिया हुआ है, तो लेस रिटर्न्स लिख दीजिएगा 10,000 रुपया। तो ये 5 लाख हुआ ग्रॉस सेल, उसमें से रिटर्न को घटा दिए तो घट के आया 4,90,000। ये हमारा हुआ नेट सेल्स। अब आइए, वेजेज है, मजदूरी, वेजेज आपका दिया हुआ है 35,000, डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। कैरेज एंड फ्रेट है, ये क्रय पर भाड़ा है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे कैरेज एंड फ्रेट। सामान के ढुलाई पर जो खर्च दिया जाता है उसको कैरेज कहते हैं, और मनुष्य जो ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो फेयर कहलाता है। तो ऐसा थोड़ा होता है कि कोई पूछेगा आपको कि रेल से तुम आया तो कितना तुम्हारा भाड़ा हुआ, तो हिंदी में पूछता है, लेकिन अंग्रेजी में फ्रेट थोड़ा कहता है, बोलता फेयर कितना लगा। ठीक है कि नहीं। तो करेज एंड फ्रेट आपका दिया हुआ है, करेज एंड फ्रेट 5,000 रुपया दिए हुए हैं, यहाँ डेबिट में लिख दीजिएगा 5,000 रुपया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक लिख चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये आपके 35,000 रुपया दिया हुआ है, इसको बाहरी कॉलम में लिख दीजिएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे, ध्यान दीजिएगा जोड़ के घटाने का जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटी जैसे ससरी निगाह से देखिएगा तो क्रेडिट साइड का एक्सिस ज़्यादा है, परचेज देखिए 3 लाख है, यही 5 लाख है, तो क्रेडिट एक्सिस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर लीजिए, 0,0,0,5, 9 3 12 के 2 और 4 1 5, 5,25,000। यहाँ भी लिख दीजिए 5,25,000। बार बार जोड़ने घटाने का जरूरत नहीं है। देखिए कैसे बैलेंस मैं कर रहा हूँ, शून्य का शून्य यहाँ लाना है, यहाँ भी शून्य लाना है, शून्य दें, यहाँ भी शून्य है, शून्य दिए। 5 5 10, 5 15, 15 का 5 है तो शून्य लिख देंगे। हाथ में गया 1, 3 और 3 6, और 6 में 6 यदि लिख देंगे तो 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, और 3 1 4 और 1 5, 1,60,000 रुपया दोनों का डिफरेंस हुआ, जो यहाँ पर लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांस, इसको भेज देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो समझ में आया, ये पहला कदम अभी चले हैं, और जब चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप प्रश्न को देखते बार बार दोहराते हुए खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि इसका ट्रांसफर पोस्टिंग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो आइए कुछ और प्रश्न हम लोग देखा जाए।